नमस्कार, खबरें जारी न्यूज स्टेज पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। खबर तो यह है में आज सबसे पहले बात होगी राजनीति की, बात सियासत से जुड़ी जुबानी जुगाली की। दिग्विजय सिंह ने दरअसल एक बार फिर से तंज कसा है ज्योतिरादित्य सिंधिया पर। अब दिग्विजय के यानी कि राजा के महाराज पर किए गए इस तंज के मायने क्या हैं, एक पूरा विश्लेषण रिपोर्ट के जरिए आज आपको बताएंगे। इसके साथ ही बात होगी युवाओं की। कांग्रेस युवाओं को आगे करने में आखिर दुविधा में क्यों है, अड़चन कहां और क्या है, यह भी आपको समझाने की कोशिश होगी। बात करेंगे लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण की। कोरोना को रोकने के लिए अब 3T फॉर्मूले पर काम हो रहा है। अब यह फॉर्मूला क्या है, इसके बारे में डिटेल आपको बताएंगे। बात छत्तीसगढ़ की भी करेंगे, जहां पर कैसे मलेरिया को छत्तीसगढ़ ने मात दी है। इस पर एक डिटेल रिपोर्ट आंकड़ों के साथ आपके सामने रखेंगे आज खबर तो यह है में। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर तीखे तंज कसे हैं। राजा की नजरों में अब महाराज भाई साहब हैं। किस संदर्भ में आखिर ये बयान दिया गया दिग्विजय सिंह की तरफ से, रिपोर्ट में देखिए। भाजपा ने 1 साल में महाराज को भाई साहब बना दिया। राजा का महाराजा पर जुबानी प्रहार। दिग्विजय ने चलाए तीखे तंज के तीर। जब पार्टी में एक साथ थे तब भी सियासी दूरियां थीं, अब अलग अलग हैं तब भी तंज से परहेज नहीं। अब जो कांग्रेस महाराज को महाराज बनाए रखा, भाजपा ने 1 साल में महाराज को भाई साहब बना दिया। ये सियासी अदावत का दर्द नहीं तो क्या है, क्योंकि जिस महाराज का कद बीजेपी में और बड़ा हुआ है वो दिग्विजय की नजरों में भाई साहब हो चुके हैं। इस बात से कौन इनकार कर सकता है कि सिंधिया का मान सम्मान बीजेपी में आने के बाद बड़ा ही है, कम नहीं हुआ है। तो क्या ये माना जाए कि सिंधिया के बढ़ते कद को दिग्विजय पचा नहीं पा रहे हैं और उनका ये ताजा बयान दर्द के रूप में सामने आया है? कम से कम बीजेपी तो इसे इसी तौर पर देख रही है। जो स्वयं अविश्वसनीयता और अलोकप्रियता की जीती जागती मिसाल हो, बंटाधार के नाम से मशहूर हो, वह दूसरों पे टीका टिप्पणियां करें, यह शोभा नहीं देता। आप क्या जाने भाई साहब क्या होता है? अरे भाई साहब मतलब अपनत्व, भाई साहब मतलब एक महाराज से कार्यकर्ताओं के दिलों का महाराज बनने का जब सफर तय होता है तो यह संबोधन निकलता है। और भारतीय जनता पार्टी और इस विचार परिवार के वरिष्ठतम नेतृत्व को इसी शब्द से संबोधित किया जाता है। तो अगर आप ही के अनुसार श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने सफर को तय कर लिया है तो निश्चित ही उनका परिश्रम इसके लिए बधाई का पात्र है और यह भारतीय जनता पार्टी और मध्य प्रदेश के लिए एक शुभ संकेत है। निश्चित रूप से जो सम्मान कांग्रेस में उनका था वो सम्मान तो उन्हें वहाँ प्राप्त नहीं हो रहा है। और जिस प्रकार की मुझे लगता है कि परिपाटी और परंपरा है भाजपा में, निश्चित रूप से आज हर व्यक्ति उनको भाई साहब कह के पुकारता है। तो उन्होंने जो भी बयान दिया वो मुझे लगता है कि बिल्कुल वास्तविकता का बयान था और इसे इस प्रकार से देखने की उनका कोई प्रतिनिधित्व इसलिए भी नहीं है कि वे आज राष्ट्रीय नेतृत्व में हैं, हमारी अपेक्स बॉडी में हैं कांग्रेस में। तो अब मुझे लगता नहीं है कि किसी प्रकार की तुलना दिग्विजय सिंह जी की आप कर सकते हैं सिंधिया जी के साथ। अब आपको बताते हैं कि कांग्रेस की तुलना में बीजेपी में आने पर सिंधिया का मान सम्मान कैसे बढ़ा। ये तो बात किसी से छिपी नहीं है कि सिंधिया को राज्यसभा भेजा गया, सरकार में ज्यादातर समर्थकों को भागीदारी दी गई। कम समय में संघ में भी सिंधिया की पैठ बढ़ी। केंद्रीय बजट में सिंधिया की मांग को माना गया। कांग्रेस में रहकर ग्वालियर चंबल तक सीमित थे, बीजेपी में आकर प्रदेश भर में सक्रिय हैं। हर बड़े कार्यक्रम में सीएम के साथ मौजूदगी रहती है। सीएम भी सिंधिया को मान सम्मान देते हैं। भोपाल में हाई प्रोफाइल इलाके में बंगला अलॉट किया गया। कांग्रेस में रहते हुए सिंधिया का दायरा ग्वालियर चंबल तक ही था। बीजेपी में आने पर सिंधिया प्रदेश के नेता के तौर पर स्थापित हो रहे हैं।
यानी कांग्रेस में सालों रहकर जो सिंधिया को नहीं मिला, उससे ज्यादा महज 1 साल में बीजेपी में उन्हें मिल गया। ऐसे में क्यों ना ये माना जाए कि दिग्विजय का सिंधिया पर तंज उनके मन के अंदर की टीस है, जो सिंधिया के बढ़ते कद को देख नहीं पा रहे हैं। ये सवाल इसलिए है क्योंकि राजा और महाराजा के बीच सियासी अदावत पहले से चलती आ रही है। इससे पहले भी सिंधिया के पिता स्वर्गीय माधवराव सिंधिया को जब सीएम बनने की बारी आई थी, तो दिग्विजय सिंह ने ही बाजी मार ली थी। कमलनाथ का साथ देकर सिंधिया की जीती हुई बाजी को पलटकर रख दी थी। इसके बाद ही सिंधिया पार्टी से खींचे से रहने लगी। और कहा तो ये भी जाता है कि सिंधिया के बीजेपी में जाने के पीछे दिग्विजय की भूमिका बड़ी थी और इसीलिए बीजेपी में जाने पर भी समय समय पर दिग्विजय तंज के तीर चलाते रहे हैं। राजा और महाराजा की सियासी जंग भले ही खुलकर सामने न आई हो, लेकिन ये राजनीतिक लड़ाई आजकल से नहीं बल्कि माधवराव सिंधिया के समय से चली आ रही है। चर्चा तो ऐसी भी होती है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने के पीछे दिग्विजय सिंह की ही सियासी चाल रही है। अब बीजेपी में जाने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया और भी ज़्यादा पावरफुल हो गए हैं। ऐसे में दिग्विजय सिंह का ये तंज भी सिंधिया का व्यक्तित्व बयां कर रहा है, क्योंकि वो कांग्रेस में थे तब तक महाराज रहे और बीजेपी के कई नेता अब उन्हें भाई साहब कहकर बुलाते हैं। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट। सालों से चले आ रही ये इस तरह का गतिरोध या कहें कि तीखे बयानबाजी कब आने वाले वक्त में थमेगी या फिर यूं आगे पीढ़ियों के साथ ये चलती रहेगी, ये तो देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल अब इसमें खबर तो यह है कि दिग्विजय का बयान राजघराने की सियासी तकरार का हिस्सा है। सिंधिया हर कार्यकर्ता से भाई के तौर पर मिलते हैं और इससे प्रदेश में सिंधिया की लोकप्रियता बढ़ रही है। ये बात दिग्विजय सिंह और कांग्रेस को खटक रही है। इधर मध्य प्रदेश सरकार अब 3T फॉर्मूले पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी राज्यों को इस फॉर्मूले पर काम करने की सलाह दे चुके हैं। लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है और इस संक्रमण को आखिर कैसे काबू में लाया जाए, इसको लेकर 3T का फॉर्मूला एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है। आखिर ये फॉर्मूला क्या है और ये फॉर्मूला कितना कारगर है, इस रिपोर्ट में। एक महीने में 4 गुना बढ़ी संक्रमण दर। सिर्फ लापरवाही या फिर कुछ और है वजह? प्रदेश में जिस रफ्तार से मरीजों की संख्या बढ़ रही है, उससे जहन में कोरोना के पहले दौर के घाव हरे होने लगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ 17 दिन में कोरोना में 23% की बढ़ोतरी हो गई है। इसलिए अब कोरोना के आंकड़े डराने लगे हैं। इंदौर और भोपाल में नाइट कर्फ्यू जारी है। इसके साथ ही दूसरे शहरों में भी पाबंदियां लगाई गई हैं। साथ ही साथ महाराष्ट्र से आने जाने वाली बसों को भी रोक दिया गया है। लेकिन अगर इतना सब कुछ होने पर भी आंकड़े कम नहीं हुए, तब क्या होगा? क्या सरकार आखिरी विकल्प यानी कि लॉकडाउन पर विचार करेगी? क्योंकि संकेत दिए जा रहे हैं कि कुछ शहरों में लॉकडाउन लगाया जा सकता है। आंकड़े बताते हैं कि 1 महीने में ही संक्रमण की दर 4 गुना हो गई। यानी 15 फरवरी को 203 केस थे, तब संक्रमण की दर 1.5% थी। 25 फरवरी को 336 हुए, तब भी संक्रमण दर 2.3% रही। 1 मार्च को 336 मरीज हुए, तब संक्रमण की दर 2.6% थी। फिर 10 मार्च को 616 मरीज मिले, तब संक्रमण की दर 3.1% थी। 15 मार्च को 797 मरीज मिले और संक्रमण की दर 5.4% हो गई। फिर 17 मार्च को मरीजों की संख्या 917 रही, तब संक्रमण की दर 5% रही। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि जिस रफ्तार से मरीज मिल रहे हैं, उस स्पीड से जांच नहीं हो रही, जिससे संक्रमण का फैलाव बढ़ता जा रहा है।
और भाजपा के नेता 4-4, 5-5 हज़ार की भीड़ इकट्ठी करते हैं। प्रदेश के मंत्री, मुख्यमंत्री बड़े बड़े आयोजन करते हैं जिनमें ना मास्क पहनते हैं, ना सैनिटाइजेशन होता है, ना किसी तरह के नियमों का पालन होता है। दूसरी तरफ जांचों की रफ्तार कम कर दी है। तमाम जिलों में कोरोना सेंटर बंद कर दिए गए हैं, इसलिए कोरोना के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। प्रदेश विस्फोटक स्थिति में, सरकार की लापरवाही प्रदेश की जनता पे भारी पड़ रही है। कि महाराष्ट्र से आने वाले सारे यात्रियों को चेक किया जाए और उनको टेस्ट भी किया जाए। प्रदेश में भी जो है जांच का जो दायरा है वो बढ़ाया जा रहा है तेज़ी से। मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में कोरोना का संक्रमण तेज़ी से रोकने का प्रयास मध्य प्रदेश शासन कर रहा है और आगे वो रुक जाएगा। दरअसल अब सरकार का पूरा फोकस निगरानी, जांच और वैक्सीनेशन पर है, क्योंकि जिस स्पीड में वैक्सीनेशन होना चाहिए वो प्रदेश में नहीं है। इस बात पर केंद्र सरकार भी चिंता जता चुकी है। इंदौर में बढ़ते कोरोना की रफ्तार के मद्देनजर अब प्रशासन का पूरा फोकस संक्रमण कम करने पर है। कहा तो ये भी जा रहा है कि मोदी के 3T फॉर्मूले पर इंदौर में काम हो रहा है। अब सवाल है कि आखिर 3T फॉर्मूला क्या है? तो पहला है टेस्टिंग, दूसरा है ट्रेसिंग और तीसरा है ट्रीटमेंट। इन तीनों के जरिए ही इंदौर में कोरोना कम करने पर काम हो रहा है। इंदौर में 4,500 टेस्ट रोज कर रहे थे। 14 मार्च को 1,610 टेस्ट हुए थे। अब रोजाना 6,500 टेस्ट का लक्ष्य है। इसी तरह पहले 1,71,000 की स्क्रीनिंग की गई थी। अब हर संक्रमित के संपर्क में आए 5 से 7 लोगों के सैंपल लिए जाएंगे। तो वहीं इंदौर में 1,000 बेड कोविड मरीजों के लिए है। अब 7,400 बेड रिजर्व करने की कोशिश की जा रही है, ताकि अगर मरीजों की संख्या बढ़ी तो भी हालात न बिगड़े। सरकार अब पूरा ध्यान वैक्सीनेशन पर दे रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीका लगवाकर कोरोना से बचाया जा सके। लेकिन ये सच है कि वैक्सीन लगने का मतलब ये नहीं कि कोरोना का संक्रमण नहीं होगा। जानकार बताते हैं कि दोनों डोज लगने के बाद भी सतर्कता जरूरी है। एंटीबॉडी डेवलप होने में कम से कम 2 महीने लगते हैं। ऐसे में टीका लगने के बाद भी 6 महीने तक प्रोटोकॉल बेहद जरूरी है। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की अनदेखी भारी पड़ सकती है। इसलिए तो कहा जा रहा है कि अगर बेपरवाही कम नहीं हुई तो सरकार के पास लॉकडाउन लगाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचेगा। मध्य प्रदेश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं अपने आप में चिंता का विषय है। हालांकि मध्य प्रदेश की सरकार ने, चूंकि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कोरोना के मामले आ रहे हैं, ऐसे में महाराष्ट्र से आने वाली बसों पर रोक लगा दी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, तो कहीं जाँच का दायरा धीमा तो नहीं हो गया है, जांच कम तो नहीं हो रही है, और शायद यही वजह तो नहीं कि लगातार कोरोना के जो मरीज हैं वो सामने निकल कर आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि प्रदेश की सरकार आखिर ऐसा क्या कदम उठाती है जिससे मध्य प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना को जड़ से खत्म किया जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज स्टेट, भोपाल। तो इसी फॉर्मूले पर, यानी कि टेस्टिंग हो, इसके बाद ट्रैकिंग हो और साथ में ट्रीटमेंट दिया जाए, तो कोरोना पर बेहद हद तक काबू पाया जा सकता है। बहरहाल अब इसमें खबर तो यही कि मध्य प्रदेश डेंजर जोन में जाता नजर आ रहा है और लगातार जो संक्रमण का आंकड़ा है उसमें देश भर में मध्य प्रदेश को लेकर चिंता भी जाहिर की जा रही है, केंद्र सरकार की तरफ से भी, स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से भी। और इसीलिए अब सरकार कोरोना पर कोई रिस्क नहीं ले रही। बेपरवाही करने वालों पर सख्ती हो रही है। जरूरत के हिसाब से सरकार फैसले भी ले रही है। साथ ही हर विकल्प को भी खुला रखा गया है। और अब आज छत्तीसगढ़ की, जहां पर मलेरिया को मात मिलती दिख रही है। केंद्र सरकार की रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि छत्तीसगढ़ में मलेरिया पीड़ितों की संख्या अब बेहद कम होती जा रही है और इसके पीछे मलेरिया मुक्त कैंपेन को वजह माना जा रहा है। मगर कुछ लोग इसे कोरोना का इफेक्ट भी मान रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में पहली बार मलेरिया को मात। पिछले 5 साल में 4.4 अंकों की गिरावट। जिस छत्तीसगढ़ में मलेरिया लोगों की जान पर भारी पड़ रहा था, अब उसका कहर कम होता दिखाई दे रहा है। या यूं कहें कि प्रदेश ने मलेरिया को मात देने की ओर आखिरी कदम बढ़ा दिया है। राज्य गठन के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि मलेरिया को शिकस्त मिलती दिखाई दे रही है।
आंकड़े बताते हैं कि पिछले 5 साल में मलेरिया की रफ्तार में कमी आई है। प्रति 1000 आबादी में औसत सिर्फ 1.17 लोग ही मलेरिया से पीड़ित हो रहे हैं। 5 साल में पहले प्रति 5000 आबादी पर पीड़ितों की संख्या 5.21 थी। अब सवाल है कि इतनी बड़ी गिरावट सरकार की कोशिशों का नतीजा है या फिर कोरोना की वजह से अब मलेरिया पीड़ितों की संख्या कम हो रही है, क्योंकि कोरोना और मलेरिया की दवा करीब करीब एक ही है और चूंकि प्रदेश में कोरोना पीड़ितों की संख्या ज्यादा है, ऐसे में मुमकिन है कि एंटीबॉडी डेवलप होने की वजह से वो मलेरिया पीड़ित नहीं हो रहे हों। हालांकि सरकार का तो यही दावा है कि ये सब बेहतर काम का नतीजा है। लगातार मुख्यमंत्री बनने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस सरकार स्वास्थ्य विभाग इस बाबत कार्यरत थे कि छत्तीसगढ़ राज्य से मलेरिया उन्मूलन का काम किया जाए। विशेषतः बस्तर में मलेरिया से न केवल आम आदमी, आदिवासी जन, सेना के जवान, पुलिस और अर्धसैनिक बल पीड़ित थे। रमन राज्य में लगभग 70 से अधिक जवानों की मौत तो केवल मलेरिया से हुई थी और रमन राज्य में मलेरिया उन्मूलन के मद में लगातार भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी किया जा रहा था, जिसके कारण WHO और वर्ल्ड बैंक ने मलेरिया के मद में पैसा देना तक बंद कर दिया था। चुनौती बड़ी थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस चुनौती को स्वीकारा। देखिए, जो मलेरिया है उसका फैलने का समय होता है बरसात के तुरंत बाद, और इसलिए अभी अपनी पीठ थपथपाना ये उचित नहीं होगा। आज भी बस्तर में बहुत बड़ी मात्रा में लोग मलेरिया से संक्रमित हो रहे हैं। ये पीठ थपथपाने से काम नहीं चलेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट की NRHM योजना के तहत, बाकी योजनाओं के तहत मलेरिया रोकने के लिए जो सहायता मिल रही है, उस सहायता को भी ठीक तरीके से ये उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। जो राज्य सरकार को उसमें पैसा मिलाना है वो नहीं कर पा रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि 2000 में प्रति 1000 आबादी पर पीड़ितों की संख्या 16.8 थी। 2005 में प्रति 1000 आबादी पर पीड़ितों की संख्या 8 तक पहुंची, जबकि 2010 में 6.14 और 2015 में पीड़ितों की संख्या 5.21 थी। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि सरकार मलेरिया मुक्त कैंपेन भी तेजी से चला रही है और आंकड़ों में उसका असर भी दिखा। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक बस्तर में 2 चरण में अभियान चलाया गया। पहले चरण में करीब 14 लाख लोगों की जांच की गई थी। इस दौरान 64,646 लोगों को मौके पर ही दवाई दी गई थी। दूसरे चरण में 23,73,000 लोगों की जांच हुई थी, जिसमें 30,076 लोग पॉजिटिव मिले थे, जबकि तीसरे चरण में 10,58,000 लोगों की जांच हुई थी, जिनमें से 14,825 लोग पॉजिटिव मिले थे। बिना लक्षण वाला मलेरिया एनीमिया और कुपोषण की वजह से होता है, यानी अभियान से एनीमिया और कुपोषण के आंकड़े भी मिले, जिससे पोषण अभियान चलाने में आसानी हुई। तीसरे चरण के बाद भी बस्तर और सरगुजा के गांवों में मलेरिया की जांच होती रही। माना जा रहा है कि इसी कैंपेन की वजह से धीरे धीरे मलेरिया में कमी आती जा रही है। अब आपको बताते हैं कि आखिर बस्तर का मलेरिया मुक्त मॉडल क्या है। तो इसके तहत स्वास्थ्य विभाग की टीम घने जंगलों में जाकर हर व्यक्ति की जांच करती है। मलेरिया पीड़ितों को मौके पर ही पहली खुराक दी जाती है। स्थानीय स्तर पर फॉलोअप खुराक की मॉनिटरिंग होती है। पूरी खुराक लिए जाने के बाद खाली रैपर को भी जमा किया जाता है, जिससे कि मरीजों की पूरी खुराक की मॉनिटरिंग हो सके। इसके साथ ही इस दौरान दूसरे मरीजों का भी इलाज होता है। हर घर में मेडिकेटेड मच्छरदानी दी जा रही है और रोजाना शाम 7 बजे नगाड़ा बजाकर मच्छरदानी में सोने को जागरूक किया जाता है। कहीं न कहीं इसी का नतीजा है कि प्रदेश में अब मलेरिया से लोगों को मुक्ति मिलती दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ में मलेरिया के जो आंकड़े सामने आए वो निश्चित तौर पर सरकार के लिए खुश होने वाले आंकड़े हैं। पिछले 1 साल में लगातार गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि मलेरिया बढ़ने का समय बारिश का होता है, उसके बाद ही स्थिति पता चल पाएगी। लेकिन कांग्रेस सरकार का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम पूरे बस्तर में चलाया जा रहा है, उसका फायदा साफ तौर पर नजर आ रहा है। न्यूज स्टेट के लिए कैमरा पर्सन जयप्रकाश के साथ रायपुर से आदित्य नामदेव। तो मलेरिया के फ्रंट पर तो छत्तीसगढ़ में राहत के आसार नजर आ रहे हैं और ये रिपोर्ट काफी अच्छी है, लेकिन कोरोना संक्रमण के मामले में दिनों दिन आंकड़े बढ़ रहे हैं। ये जरूर चिंता की बात है। बहरहाल अब मलेरिया को लेकर खबर तो ये है कि छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में मलेरिया की चपेट में, कुछ जिले सालों से मलेरिया की चपेट में हैं। बस्तर इन जिलों में सबसे ज्यादा प्रभावित जिला रहा है। पहले बस्तर में हर साल औसतन
35 से लेकर 40,000 मलेरिया के मरीज मिला करते थे। हर साल मलेरिया से होने वाली मौत में 47% मौत बस्तर जिले में हुआ करती थी। सरकार की कोशिशों से अब ये आंकड़े कम हुए हैं और जाहिर है मलेरिया के फ्रंट पर यह बड़ी राहत की बात भी है। तो खबर तो यह है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं। टाइप कीजिए www.newsstate.com।